पे अपने चैनल ज्ञानी कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लेटो, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। और जो बच्चे नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और आज जो भी मैं आपको इस क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो आज आप इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्लेटो के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेटो का जन्म कब हुआ। प्लेटो का जन्म हुआ है 427 बीसी के अंदर। कब हुआ है प्लेटो का जन्म? प्लेटो का जन्म हुआ है 427 बीसी में और इसकी मृत्यु हुई है 347 बीसी में। मतलब कि 427 से 347 बीसी का जो समय है वो है प्लेटो का, मतलब जब प्लेटो पैदा हुआ और जब उसकी मृत्यु हुई है। तो आज हम जानेंगे कि मतलब ये प्लेटो था कौन। ये जो प्लेटो है ये बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था और इसने कई चीजों पे अपनी फिलोसफीज दी हैं। लेकिन हम जो है पॉलिटिकल से रिलेटेड है, तो आज हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो जो इसने फिलोसफीज दी हैं अपनी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्लेटो जो है ये पहला ऐसा फिलोसोफर था जिसने जो अपनी थ्योरीज दी हैं वो बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से दी हैं, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से दी हैं। इसीलिए प्लेटो को जो है कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इस प्लेटो को क्या कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, प्लेटो को फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। और अब हम ये जान लेते हैं कि ये प्लेटो का जो जन्म है, प्लेटो का जन्म हुआ है ग्रीक के अंदर। कहाँ पे इसका जन्म हुआ है? ग्रीक, एथेंस के अंदर इसका जन्म हुआ है। तो ये भी लिख देते हैं हम, इसका जन्म हुआ है ग्रीक के अंदर, ग्रीक एथेंस, ठीक है। और हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो प्लेटो है, ये प्लेटो एक आइडियलिस्ट है। क्या है ये? आइडियलिस्ट। प्लेटो कौन है? आइडियलिस्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने चार मेन बातें पढ़ी हैं कि प्लेटो का जो जन्म है वो 427 बीसी के अंदर हुआ है और इसकी मृत्यु 347 बीसी में हुई है। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है क्योंकि यही एक तरीके से पहला बंदा है जिसने पॉलिटिकल फिलोसफी को सिस्टमैटिक तरीके में समझाया है। ये ग्रीक एथेंस का रहने वाला है और एक आइडियलिस्ट है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब प्लेटो ने कई सारी चीजों के बारे में बातें करी हैं। जैसे उसने जस्टिस के बारे में बात करी है, उसने जो है जस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी है, उसने आइडियल स्टेट के बारे में बात करी है और उसने ऐसी कई सारी बातें करी हैं और उसने ये कई सारी बातें अपनी किताबों में लिखी हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कि इसके वर्क कौन कौन से हैं, मतलब प्लेटो ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। वैसे तो प्लेटो ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन जो उसकी 3 मेन किताबें हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो उसकी 3 मेन किताबें हैं उनका नाम है द रिपब्लिक, द लॉज और द स्टेटमेंट्स। तो अब मैं वहां पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप नोट कर लीजिए कि ये किताबें इसने कब कब लिखी हैं। 3 मेन किताबें लिखी हैं। पहला नाम है द रिपब्लिक, यहाँ पे लिख रहा हूँ द रिपब्लिक। दूसरी लिखी है इसने द लॉज और तीसरी लिखी है इसने द स्टेट्समैन, ठीक है। और ये जो द रिपब्लिक है ये लिखी है इसने 375 बीसी में, 375 बीसी। द लॉज लिखी है इसने 360 बीसी में, 347 बीसी में। और द स्टेट्समैन लिखी है 360 बीसी में, ठीक है। वैसे कई किताबें लिखी हैं, लेकिन जो 3 मेन किताबें हैं प्लेटो की वो है द रिपब्लिक, द लॉज और द स्टेट्समैन। द रिपब्लिक लिखी गई है 375 बीसी में, द लॉज लिखी गई है 347 बीसी में और द स्टेट्समैन लिखी गई है 360 बीसी के अंदर। अब इन किताबों के अंदर जो प्लेटो ने बातें करी हैं, जो अपनी फिलोसफीज जाहिर की हैं, उन फिलोसफीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इन बुक्स के अंदर इसने क्या क्या थ्योरीज दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब इसने बात करी है आइडियल स्टेट की। प्लेटो के हिसाब से एक आइडियल स्टेट क्या होती है? कुछ सिंपल, मतलब कुछ ज्यादा इसने साइंटिफिक बात नहीं करी है, मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में हम कहें तो इसने स्टेट को और ह्यूमन बीइंग को
किसको, स्टेट को और ह्यूमन बीइंग को एक ही कैटेगरी के अंदर बांट दिया। इसने कहा है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी 3 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एक स्टेट के अंदर 3 तरीके के लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके हिसाब से वो कौन से 3 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इसने बोला है 3 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं, 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं। सबसे पहले जिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जिन लोगों के अंदर रीजन होता है, जिन लोगों के अंदर रीजन होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं ह्यूमन बीइंग के। सबसे पहली बात आ गई रीजन। एक तो वो बंदे होते हैं जिनके पास होता है रीजन। रीजन मतलब कि लॉजिकल शक्ति, दिमाग लगाने की क्षमता, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग्स हो गए रीजन। दूसरा होता है जिनके पास होता है एपेटाइट। क्या होता है? एपेटाइट, ठीक है। एपेटाइट मतलब होता है काम करने की क्षमता। एपेटाइट का मतलब होता है काम करने की क्षमता। और तीसरा आता है जिनके पास होती है करेज। करेज मतलब कि साहस। करेज मतलब साहस, जिनके पास होता है साहस। तो इसने बताया कि भाई दुनिया के अंदर 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक के पास रीजन होता है, एक के पास एपेटाइट होती है और एक के पास करेज होती है। तो अब इसने इसी चीज को आगे बढ़ाया, इसी चीज को इसने आगे बढ़ाया और क्या बोला कि अब इसने बताया कि ये तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होगा। अब इसने बोला कि स्टेट के अंदर भी 3 तरीके के लोग होते हैं। स्टेट के अंदर भी 3 तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग, ठीक है। दूसरा होता है वर्कर्स, ठीक है। और तीसरे होते हैं सोल्जर्स। तो इसने बताया कि जो हमारी स्टेट है उसके अंदर 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं फिलोसोफर किंग, दूसरे पाए जाते हैं वर्कर और तीसरे पाए जाते हैं सोल्जर्स, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर 3 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी के पास रीजन होता है, किसी के पास एपेटाइट होता है और किसी के पास करेज होती है। और हमारे स्टेट के अंदर 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक फिलोसोफर किंग, दूसरे वर्कर्स और तीसरे सोल्जर्स। तो अब इसने क्या किया है, इसने बताया है कि एक स्टेट, आइडियल स्टेट क्या होगी, एक आइडियल स्टेट कैसे होगी और कैसे बनेगी। तो इसने बताया है जिसके पास रीजन होगा, जिसके पास रीजन होगा वो बनेगा फिलोसोफर किंग। अब इसने अपने किंग को फिलोसोफर बोला है। इसने अपने किंग को क्या बोला है? फिलोसोफर। मतलब ये बता रहा है कि ये किंग कैसा होना चाहिए। ये नहीं बता रहा कि ये किंग को क्या करना चाहिए, ये बता रहा है कि ये किंग होना कैसा चाहिए। तो इसलिए इसका नाम रखा है फिलोसोफर किंग। इससे हमें ये भी पता लगता है कि ये आइडियलिस्ट तो था ही, ये यूथोपिस्ट भी था, यूथोपियन भी था। ये यूथोपिस्ट मतलब होता है जो इमेजिनरी बातें करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या 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 हो रहा है, कि मतलब ये था यूथोपियन इसने वो कर रखी है। मतलब जिसके पास रीजन होगा वो बनेगा फिलोसोफर किंग, जिसके पास एपेटाइट होगी, जिसके पास काम करने की क्षमता है, वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे वर्कर्स, वो बनेंगे वर्कर्स। और तीसरा जिनके पास करेज है, जिनके पास साहस है, वो बनेंगे सोल्जर्स। और अगर ये 3 चीजें सही तरीके से हमने बैठा दी तो हमारी एक आइडियल स्टेट बन जाएगी। ये इसका एक कंसेप्ट है, ये इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि जिस बंदे के पास दिमाग है उसको किंग बनाओ, जिसके पास काम करने की क्षमता है उसको वर्कर बनाओ, और जिसके पास करेज है उसको बनाओ सोल्जर। तो अब आपको आइडियल स्टेट की कहानी समझ में आ गई है। अब इसने बताया कि एक आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई है। एक आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन, ये तो इसने बता दिया कि आइडियल स्टेट क्या है। आइडियल स्टेट वो है जो बंदा अपना काम सही ढंग से, मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, जिसके पास रीजन है उसको किंग बनना चाहिए, जिसके पास एपेटाइट है उसको वर्कर बनना चाहिए, और जिसके पास करेज है उसको क्या बनना चाहिए? उसको सोल्जर बनना चाहिए। तो ये हो गया एक आइडियल स्टेट का बेसिक सा कंसेप्ट। अब इस आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन कैसे होगी प्लेटो के हिसाब से, कि आइडियल स्टेट बनेगी कैसे? तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। इसने बोला कि सबसे पहले बंदे को चाहिए होता है रोटी कपड़ा, मतलब पेट भरना है उसको अपना। तो सबसे मतलब बेसिक जो नीड्स होती है वो पूरा करता है। तो ये बेसिक नीड्स होती है, मतलब हमारी इकोनॉमिक्स, जो हमारी वो क्या कहते हैं इसको, इकोनॉमिक नीड्स। क्या होती हैं ये? इकोनॉमिक नीड्स। इकोनॉमिक नीड, एक स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई है ये धीरे धीरे ये समझा रहा है कि सबसे पहले हमारे दरमियान में आई इकोनॉमिक नीड्स। क्या आई सबसे पहले? इकोनॉमिक नीड्स। इन इकोनॉमिक नीड्स को कौन पूरा करता है? इन इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करता है वर्कर। इनको कौन पूरा करता है? इनको पूरा करता है वर्कर,
ठीक है। अब भाई इकोनॉमिक नीड हमारी पूरी हो गई है, हम पेट भर के सो गए हैं, हमने खाना खा लिया है, हमारे पास पैसे आ गए हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक नीड हमारी पूरी हो गई। अब हम सोए हुए हैं, लेकिन हमें एकदम से ध्यान आ रहा है भाई साहब कि हमारा कोई कुछ चुरा के ना ले जाए, कोई हमें हमारी हत्या ना कर जाए, कुछ ना कर जाए। तो इससे एक चीज का और वो हुआ कि अब हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। अब हमारा पेट भर गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सिक्योरिटी। क्या चाहिए हमें, सिक्योरिटी, कि हमारा देखभाल रखी जाए। तो दूसरा मतलब स्टेट के फॉर्मेशन में दूसरा स्टेप क्या हुआ, दूसरा स्टेप हुआ सिक्योरिटी, दूसरा स्टेप हुआ सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी है, ये जो सिक्योरिटी है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ये की जाएगी सोल्जर्स के द्वारा प्रोवाइड। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, सोल्जर्स के द्वारा। अब दो चीजें आ गई हैं भाई, अब हमारा पेट भी भर गया है और हमें सिक्योरिटी भी मिल गई है। अब जो तीसरा मतलब जिसकी स्टेट फॉर्मेशन हो रही है हाईएस्ट लेवल, उसके अंदर क्या होगा कि भाई पेट भर गया और सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन अब बंदा कहेगा कि भाई अब हमारे स्टेट में लॉ कौन फॉलो करेगा, कैसे लॉज होंगे, कौन इसकी बात मानेगा, कौन कैसे बात मानेगा। तो उसके लिए कौन आएगा, उसके लिए आएगा फिलोसफर किंग। उसके लिए क्या आएगा, फिलोसफर किंग। तो तीसरा जो बंदा आया, मतलब इकोनॉमिक नीड्स पूरी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, अब ये बोलेगा कि लॉज आएंगे, रूल ऑफ किंग होगा, है, तो मतलब कि लॉज हमें मानने पड़ेंगे। तो वो कौन करेगा, वो करेगा फिलोसोफर, फिलोसोफर किंग, ठीक है। तो तीन बातें हुई कि आइडियल स्टेट आपको समझ में आ गई। अब उस आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, सबसे पहले है इकोनॉमिक नीड्स जो कि वर्कर द्वारा पूरी की जाएंगी, फिर बात आ गई सिक्योरिटी की जो कि सोल्जर्स द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, और तीसरा आ गया कि जो हमारे लॉज बनेंगे उनको कैसे फॉलो करवाएगा, कौन फॉलो करवाएगा। तो बात आ गई फिलोसोफर किंग की। हाँ जी, अब हमने ये भी सोच लिया, ये भी देख लिया कि हमने फॉर्मेशन कैसे हुई है स्टेट की। अब हम पढ़ेंगे कि इस आइडियल स्टेट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। अब मैं वो फीचर्स लिख रहा हूँ, आप सब नोट कीजिए। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, कि मतलब आइडियल स्टेट के अंदर रूल किसका होगा, वो होगा फिलोसोफर किंग का, रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, ठीक है। कि मतलब जिसके पास रीजन होगा वो किंग बनेगा और उसी का रूल चलेगा। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। दूसरा इसकी आइडियल स्टेट का क्या फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है। ये इसके दो होगा। या तीसरा है इसका स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है जी। चौथा इसका जो है वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। चौथा जो इसका वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब ये चार आपको अभी तक समझ में आया। मतलब कि पहला तो हो गया रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, कि जो बोला है कि रीजन जिसके पास होगा वो किंग बनेगा। इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, मतलब जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है उसके अंदर मेन और वुमेन सब इक्वल होंगे। स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम होगा। प्लेटो ने अपनी फिलोसफीज के अंदर एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही यूनिक पैटर्न बताया, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसने कहा है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए, मतलब वो किंग के कब्जे में होना चाहिए, ठीक है, स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। और चौथा इसने बताया फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जिसके पास दिमाग है उसको राजा के लिए जाना चाहिए, जिसके पास करेज है उसको सोल्जर के लिए जाना चाहिए, और जिसके पास एपेटाइट है उसको वर्कर के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और इसका लास्ट है एक फीचर इसका हो रहा है, वो है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज। क्या है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं। ये कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, ये इसका अजब से ही फीचर है। कम्युनिज्म का मतलब होता है कॉमन, ये वर्ड कॉमन से लिया गया कम्युनिज्म। तो इसने बोला है कि जो राजा, जो फिलोसोफर किंग है और जो सोल्जर्स है, उनके पास मतलब उनकी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और उनके पास वाइफ्स नहीं होनी चाहिए।
ऐसा इसने क्यों बोला? इसने बोला है कि सिर्फ वर्कर के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है और वाइफ्स हो सकती हैं। इसने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि राजा के पास और सोल्जर के पास इसने ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक रखा है और ना ही वाइफ रखने का हक रखा है। ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इसलिए इसने किया है क्योंकि ये कहता है कि बंदे का दिमाग और कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेगा तो इसका दिमाग उसी में उलझा रहेगा, भाई मेरी कोई प्रॉपर्टी उठा के ना ले जाए, मेरा भाई इस पे कब्जा ना कर ले, कोई फलाना इस पे कब्जा ना कर ले, ना कुछ कर ले। और वाइफ का तो तुम्हें पता ही है कि भाई मतलब लुगाई तो मतलब कि तुम्हें पता ही है। तो इसने बोला है कि मतलब इसका ध्यान कहीं ना भटके, इसका ध्यान, राजा का ध्यान कहीं ना भटके, हमारे सोल्जर्स का ध्यान कहीं ना भटके, इसीलिए ना इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना इनके पास बीवी होनी चाहिए। हाँ जी, अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने प्लेटो की बेसिक बारे में पढ़ लिया, उसकी किताबें पढ़ ली हैं, 3 मेन किताबें, आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। अब जो मेन बात आती है वो आती है प्लेटो ऑन एजुकेशन। अभी मैंने आपके जब आइडियल स्टेट्स के फीचर बताए थे तो उसके अंदर बताया था कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम होता है प्लेटो के आइडियल स्टेट में। तो प्लेटो ने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन हर एक बंदे के लिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, क्योंकि इसने इक्वालिटी ऑफ मैन और वुमेन की भी बात करी है। इसने कहा है कि एजुकेशन जो है एक बंदे की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, एक बंदे की डेवलपमेंट में क्या करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो प्लेटो ऑन एजुकेशन कहता है कि ये हमें हमारे जस्टिस के बारे में बताती है, हमें क्या काम करना चाहिए उसके बारे में बताती है। तो मतलब एजुकेशन का इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखा है। तो इसने जो है प्लेटो ने अपनी एजुकेशन को 2 पार्ट्स के अंदर बांटा है। प्लेटो ने अपनी एजुकेशन को बांटा है 2 पार्ट्स के अंदर, एक है बेसिक एजुकेशन, एक है बेसिक एजुकेशन, ठीक है, और दूसरी हो गई हमारी हायर एजुकेशन। कौन सी हो गई? हायर एजुकेशन, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसने पार्ट दिया है। अब ये जो बेसिक एजुकेशन है ना, इसने इसमें भी 3 पार्ट किए हैं। इसमें भी बेसिक एजुकेशन के अंदर इसने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। बेसिक एजुकेशन को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया बेसिक एजुकेशन को? इसके अंदर इसने अपनी बेसिक एजुकेशन को बांट रखा है। जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब जो पहली स्टेज है वो है 0 से लेके 6 साल तक। 0 से लेके 6 साल तक इसकी पहली स्टेज है बेसिक एजुकेशन के अंदर। इसके अंदर ये क्या कहता है, 0 से 6 साल में बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए? 0 से 6 साल के अंदर उसको उसकी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात तो इसने ये बोली। और 0 के 6 मतलब उसको दुनियादारी के बेसिक मतलब आदर सिखाने चाहिए, मोरल सिखाने चाहिए, वैल्यूज सिखानी चाहिए, ऐसी मतलब बेसिक जो चीजें होती हैं सोसाइटी में जीने के लिए, एक स्टेट में जीने के लिए 0 से 6 साल में बच्चे को वो सिखाई जानी चाहिए। और वो किस माध्यम से? स्टोरीज के माध्यम से सिखाओ, पिक्चर्स के माध्यम से सिखाओ। तो ये हो गई 0 से 6 साल की बात। इसमें क्या समझाना है? मतलब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ समझाने हैं, मतलब मोरल वैल्यूज सिखा दी कि बड़ों का आदर करना है, ऐसे करना है बेटे, वैसे करना है, और उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बताना है। तो ये हो गई 0 से 6 की बात। दूसरी आ जाती है इसकी, दूसरा जो स्टेज है वो है 6 से लेके 18 साल तक। 6 से लेके 18 साल तक। अब इसके अंदर क्या होगा? 6 से लेके 18 साल में इसने कुछ नहीं कहा कि इसमें बच्चे को पढ़ाना है म्यूजिक। इसके अंदर क्या पढ़ाना है? इसके अंदर तो हो गई बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स तो 0 से 6 में जो है वो पढ़ा रहा है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ। 6 से 18 में वो क्या पढ़ा रहा है? 6 से 18 में प्लेटो कह रहा है कि हमें 2 चीजें सिखानी है बच्चे को। एक तो म्यूजिक सिखाना है, एक क्या सिखाना है? म्यूजिक, और एक सिखाना है हम लोग जिम्नास्टिक्स, ठीक है। तो इसने बोला है म्यूजिक से जो है हमारी जो सोल होती है, जो हमारी अंदरूनी आत्मा है, उसको खुशी मिलती है। इससे बच्चे की सोल जो है वो मजबूत होती है प्लेटो के हिसाब से। और जिम्नास्टिक्स से हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो 0 से 6 से बेसिक कंसेप्ट सिखा दिए, 6 से 18 में म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स सिखा दिया। अब इसकी थर्ड स्टेज आ गई जो कि है 18 से 20 साल। इसके अंदर बोलता है कि इसके अंदर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है। क्या देनी है? कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, चाहे लोंडा हो चाहे लोंडिया हो, उसको मिलेगी। 18 से 20 साल में क्या मिलेगी? कंपलसरी 18 से 20 साल में हमें देनी है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। क्या देनी है? मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है जी।
तो ये बात आपको समझ में आ गई है। बेसिक एजुकेशन को इसने 3 पार्ट में बांटा, 0 से 6, 6 से 18 और 18 से 20। अब हम आ जाते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। अब हम कहाँ आ जाते हैं? हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन को इसने कहा है कि जो हायर एजुकेशन है हमारी वो चलेगी 20 से 35 साल तक। वो कब तक चलेगी? 20 से 35 साल तक। और इसने इस हायर एजुकेशन को भी 2 पार्ट्स के अंदर बांटा है। इसने इस हायर एजुकेशन को भी 2 पार्ट्स के अंदर बांटा। तो हायर एजुकेशन को इसने बताया कि हायर मतलब बेसिक एजुकेशन हमारी खत्म हो चुकी है और हायर एजुकेशन इसने बताई है कि 20 से 35 साल तक चलेगी। अब इस 20 से 35 साल तक भी भाई ये बंदे को पढ़ाई जा रही है, तो कह रहा है पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो इसने इस हायर एजुकेशन को 2 पार्ट्स के अंदर बांट दिया है। पहला पार्ट कहता है 20 से 30 साल, 20 से 30 साल। अब इस 20 से 30 साल में क्या पढ़ाया जाएगा? इस 20 से 30 साल में उसको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, उसको ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है, उसको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी, मतलब उसको हैवी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जिससे उसमें दिमागी विकास हो सके। क्या हो सके? 20 से 30 साल तक उसको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी, ऐसी बहुत सी उसको चीजें पढ़ाई जाएंगी। और फिर जैसे ही मतलब 20 से 30 साल तक उसको मैथ्स पढ़ाई गई, ये सब कुछ पढ़ाया गया। अब 30 साल की उम्र में जैसे ही वो 30 साल का हो जाएगा उसको जो है एक टेस्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टेस्ट। अब 20 साल की मतलब 30 साल की उम्र में उसको दिया गया टेस्ट। अब अगर वो उस टेस्ट को पास कर लेता है, अब वो अगर उस टेस्ट को पास कर लेता है तो 35 साल तक उसकी पढ़ाई चलेगी, ठीक है। मतलब कि 20 से 30 के बाद क्या होगा? एक टेस्ट लिया जाएगा। जो बच्चे इस टेस्ट को क्लियर कर देंगे उनको पढ़ाया जाएगा 30 से 35 साल तक। उनको क्या पढ़ाया जाएगा? 30 से 35 साल तक। और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें पढ़ाया जाएगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ाया जाएगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। इसके बारे में डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और 20 से 30 साल में टेस्ट दिया जाएगा। और जो बच्चे इन डाइलेक्ट्रिक्स को भी अच्छे से सीख लेंगे, जो बच्चे इन डाइलेक्ट्रिक्स को भी अच्छे से सीख लेंगे उनको जो है फिर फिलोसोफर किंग बनने के लिए तैयार किया जाएगा। किसके लिए तैयार किया जाएगा? फिलोसोफर किंग बनने के लिए। और जो फिलोसोफर किंग है उसकी जो एजुकेशन है वो प्लेटो के हिसाब से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो अब एक बार समअप कर देता हूँ कि मैंने पढ़ाया क्या है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में इसने बोला है कि भाई 20 से 35 साल तक पढ़ाएंगे, 20 से 30 साल तक मैथ्स पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉमी वगैरह वगैरह पढ़ाएंगे। फिर 30 साल की उम्र में उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। जो बच्चे उस टेस्ट को पार कर देंगे उनको डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाई जाएगी। उनको क्या पढ़ाई जाएगी? डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाई जाएगी। और जो बच्चे इनको भी पार कर देंगे, जो बच्चे इसको भी पार कर देंगे उसको बनाया जाएगा फिलोसोफर किंग। मतलब उसकी पढ़ाई शुरू होगी फिर फिलोसोफर किंग के लिए कि इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इसको हम फिलोसोफर किंग। तो मतलब प्लेटो के एक से ही अच्छी बात ये पता लगी कि प्लेटो जो है ये नहीं कह रहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कह रहा है जो काबिल है वो राजा बनेगा, जो काबिल है वो राजा बनेगा। तो एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन 0 से 6 3 पार्ट्स में बांटा, 6 से 18, 18 से 20। उसके बाद हायर एजुकेशन आ गई 20 से 35 जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। 20 से 30 में मैथ्स वगैरह पढ़ाई जाएगी, टेस्ट होएगा। 30 से 35 में डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाई जाएगी और जो इसमें भी पास हो जाएगा फिर उसको फिलोसोफर किंग के लिए हम करेंगे। तो अब हमने एजुकेशन के बारे में भी पढ़ लिया है कि प्लेटो एजुकेशन के बारे में क्या बात करता है। अब हम बात करेंगे कि प्लेटो का क्या कहना है जस्टिस के बारे में। प्लेटो का कुछ नहीं कहना जस्टिस के बारे में, बड़ी सिंपल सी बात कहता है। हमारा जो प्लेटो है वो क्या कहता है कि भाई फंक्शनल, मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था आइडियल स्टेट का, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वही एक तरीके से इसका जस्टिस है कि ये कहता है कि जिसके पास दिमाग है, मतलब कि इसने जस्टिस को क्या बोला है? जस्टिस को बोला है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जिसके पास दिमाग है उसको राजा बनना चाहिए, जिसके पास काम करने की क्षमता है उसको वर्कर बनना चाहिए, और जिसके पास करेज है उसको क्या बनना चाहिए? सोल्जर। अगर ये काम उल्टा पुल्टा हो कि मतलब कि जिसके पास दिमाग है वो वर्कर बना हुआ है और जिसके पास करेज है वो भाई राजा बना हुआ है, मतलब उल्ट सुल्ट हो रहा है, तो स्टेट के अंदर जस्टिस कभी भी नहीं रहेगा। तो जस्टिस का मतलब इसका मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की मतलब कि जस्टिस का इसका क्या कंसेप्ट है कि जिसके पास रीजन है, जिसके पास रीजन है वो बनेगा किंग, ठीक है। जिसके पास एपेटाइट है वो बनेगा वर्कर, और जिसके पास करेज है
वो बनेगा सोल्जर। अगर भाई अगर ये तीनों चीजें सही तरीके से चल रही है तो हमारी आइडियल स्टेट के अंदर जस्टिस कायम रहेगा। अगर ये उल्ट सुल्ट हो जाए कि ये जो रीजन वाला है ये सोल्जर बन जाए, ये एपेटाइट वाला किंग बन जाए और ये कुछ भी हो जाए, ये उल्ट सुल्ट हो जाए, तो हमारा जो आइडियल स्टेट में जो जस्टिस है उसकी कहानी हो जाएगी खराब। तो अब हमने प्लेटो के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि मतलब इसने जो अपनी फिलोसफियां कायम की हैं, अपनी फिलोसफियां बताई हैं, जरूरी थोड़ी है कि ये फिलोसफी सबको समझ में आए। ये हर सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू। तो हमने इसकी सारी बातें बता दी, एजुकेशन सिस्टम पे क्या बोला, आइडियल स्टेट पे क्या बोला, जस्टिस पे क्या बोला, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज करी इसने। तो अब जो है ये कह रहा है कि अब इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि मतलब कि हर बंदा भाई सबको सब चीज में बुराई तो नजर आती है। तो सबसे पहला जो इसका क्रिटिसिज्म है वो है जो इसकी स्टेट है, जो इसकी आइडियल स्टेट है वो है टोटलिटेरियन स्टेट। क्या है? टोटलिटेरियन स्टेट। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, तो सबसे पहली जो है वो है टोटलिटेरियन स्टेट। मतलब कि जो इसकी स्टेट है उसके अंदर एक ही राजा है। इसने बोला है रूल ऑफ फिलोसफर किंग, मतलब कि रूल किसका चलेगा? सिर्फ फिलोसफर किंग का। मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे एक की सत्ता चलेगी, जो कि बहुत खराब चीज है, क्योंकि अगर एक की सत्ता चलेगी तो वो अपनी मनमानी करेगा ही करेगा। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म हो गया इसका ये। दूसरा जो इसका क्रिटिसिज्म है वो है यूथोपियन स्टेट। क्या है? यूथोपियन किंग है इसका, यूथोपियन किंग। मतलब कि ये जो यूथोपियन किंग का मतलब होता है कि ये सिर्फ इसने बातें करी हैं, इसके बस की नहीं है बनाना, इसके बस की नहीं है। बातें इसने बड़ी बड़ी फेंक दी हैं, बातें इसने बड़ी बड़ी फेंक दी और बस की इसका हुआ नहीं। तो ये यूथोपियन मतलब जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, बस सोचते ही रहते हैं, करते कुछ ही नहीं है, वो होते हैं यूथोपियन किंग। और तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी वो ही कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसके ऊपर इसका क्रिटिसिज्म हुआ। क्या हुआ? कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर इसने क्या बोला था कि भाई जो राजा है और जो सोल्जर है, मतलब जो अपर क्लास में आ जाते हैं, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उनके पास लुगाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? सबकी अपनी इच्छा होती है, सबका अपना स्वभाव होता है। तो इस बात पे, इन तीन चीजों पे इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ कि पहली तो इसकी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं थी, ये टोटलिटेरियन स्टेट थी। दूसरा जो था इथोपियन किंग था, और तीसरा क्या था? कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। 3 तो आज हमने प्लेटो के बारे में जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से था, हमने वो सारी चीजें पढ़ी हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञान भरी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं।